गुड मॉर्निंग महेश। गुड मॉर्निंग अमित। ये कट तो नहीं रहा है? मॉर्निंग मॉर्निंग। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं, बाकी लोग आते रहेंगे। धीरज गुड मॉर्निंग। पढ़ने लग गई तो चलिए ध्यान दें। कल के आगे मैंने पढ़ाया था कपूर सिंह। कपूर सिंह कपूर सिंह की बात करते हैं तो कपूर सिंह ने 1700 कपूर सिंह ने, ध्यान दीजिएगा, 1748 में इन्होंने खालसा दल की स्थापना की थी। इन्होंने खालसा दल की स्थापना की थी, याद कर लीजिए। और इसमें आपको मैंने बताया था कि दो भागों में बांटा था, एक तरुण दल, एक बुढ़ा दल। तरुण दल का मतलब ये होता है कि जवान जो सैनिक हैं उन सैनिक को तरुण दल में रखा जाएगा। बुढ़ा दल में जो वृद्ध हैं, बूढ़े लोग हैं, उनको उस दल में रखा जाएगा। यानी सैनिकों को उन्होंने दो भागों में बांट दिया था। इसके बाद धीरे धीरे सैनिक मजबूत, सिख और मजबूत होते जा रहे थे। जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, पानीपत का तृतीय युद्ध जब हुआ 1761 में, ये पानीपत का जो युद्ध हुआ था, पानीपत का तृतीय युद्ध यानी थर्ड जो युद्ध हुआ था, ये पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था, इसमें अहमद शाह अब्दाली यानी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें मराठा पराजित हुए थे। अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी। जब मराठा कमजोर हुए तो सिख मजबूत हुए। ध्यान देना, जब मराठा कमजोर हुए तो सिख मजबूत हुए। और सिखों ने फिर 1764 में, सिखों ने 1764 में चांदी के सिक्के चांदी के सिक्के चांदी के सिक्के जारी किए। जो चांदी के सिक्के जारी किए थे, इन चांदी के सिक्कों पर तेग फतेह, क्या लिखा था इन पे? तेग फतेह नाम अंकित होता था। तो इस तरह से पंजाब में कपूर सिंह जब तक रहा, उसने चांदी के सिक्के देग तेग फतेह जिन पर अंकित करवाया था। इस तरह से
इस तरह से सिखों के अपने व्यक्तिगत सिक्के जारी किए गए, जो सिक्कों में यानी गुरुओं के नाम है देग, तेग, फतेह। जबकि इससे पहले बंदा बहादुर ने, इससे पहले किसने, बंदा बहादुर ने, गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के इसने सिक्के चलाए थे। किसने चलाए थे? इसने। इसका नाम क्या है? बंदा बहादुर। तो बंदा बहादुर ने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलाए थे। तो इस तरह से ये देखने को मिलता है कि गुरु नानक, और इस तरह देखने को मिलता है कि सिखों ने भी अपने गुरुओं के नाम के सिक्के जारी किए थे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद सिखों ने ये निर्णय लिया कि हम लोग वर्ष में एक बार एक स्थान पर एकत्र होंगे। यानी कि वर्ष में एक बार नहीं, 2 बार, वर्ष में दो बार एकत्र होंगे। और कौन कौन से दिन में एकत्र होंगे? एक तो बैसाखी के दिन एकत्र होंगे, और दूसरा दिवाली के दिन। यानी वर्ष में 2 बार हम लोग एकत्र होंगे, और एकत्र होने को 2 बार एकत्र होंगे। एकत्र होने को शरबत खालसा कहा गया है। क्या कहा गया है? एकत्र होने को शरबत खालसा, ध्यान रखना, शरबत खालसा कहा गया है। याद कर लीजिए, जब हम लोग एकत्र होंगे, सिखों ने कहा कि जब हम लोग एकत्र होंगे तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे शरबत खालसा। याद कर लीजिए, शरबत खालसा कहा गया। और जब एकत्र होंगे तो किसी मुद्दे पर निर्णय लेंगे। तो किसी यानी मुद्दे मतलब विषय, किसी यानी मुद्दे मतलब मुद्दे पर यानी विषय पर जब हम लोग निर्णय लेंगे तो निर्णय लेने को कहा गया है, ध्यान रखना, निर्णय लेने को कहा गया है, पहले शरबत खालसा कहा गया है और निर्णय लेने को कहा गया है गुरुमत्ता। निर्णय लेने को कहा गया है गुरुमत्ता और एकत्र होने को कहा गया है शरबत खालसा। याद कर लीजिए, यानी वर्ष में हम 2 बार एकत्र होंगे, एक बैसाखी का दिन होगा, एक दिवाली का दिन होगा। हम जब एकत्र होंगे तो उसको कहा जाएगा शरबत खालसा। यानी ये कहा जाएगा, सीधे सीधे ये कहा जाएगा कि भैया हम लोग सब उपस्थित हो रहे हैं, तो उपस्थित होने का मतलब है कि शरबत खालसा करेंगे। शरबत खालसा के बाद जब किसी कोई मामला होगा, कोई मुद्दा होगा, तो उस मुद्दे पर हम लोग निर्णय लेंगे, और जब निर्णय लेंगे तो उसको कहेंगे गुरुमत्ता। तो इस तरह से सिखों ने ये 2 बातें याद कर लीजिएगा, अक्सर से क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सिखों ने एक और व्यवस्था निकाली थी, राखी प्रथा। सिखों निकाली थी राखी प्रथा। सिखों की एक थी राखी प्रथा। राखी का मतलब ये नहीं है कि हाथों पर राखी बांधना, ये नहीं है। राखी प्रथा का मतलब है कि जो सिखों की टोली, ध्यान देना,
जो सिखों की टोली जिस जिस गांव से निकलेगी निकलेगी वह गांव अपनी आय का 1/5 भाग टोली को दान दान टोली को दान करेगा। यानी जो गांव है वो 1/5 भाग जो पैदावार होती है या जो उसकी इनकम होगी उस इनकम का 1/5 भाग, यानी कितना परसेंट कह सकते हैं हम लोग, 1/5 इंटू 100, यानी काटेंगे 5 दूनी 10 यानी 20, तो कितना, अपनी आय का 20%। कितना देंगे, अपनी आय का 20% कहें या 1/5 भाग कह लें। तो वो जो है सिखों यानी सिख की टोली, मतलब सैनिकों की टोली हो सकती है, सिखों की हो सकती है, उनको ये दान करेंगे गांव वाले, जिस गांव से जब निकलेगा। तो इस तरह से सिख धीरे धीरे काफी मजबूत हो चुके थे। लेकिन सिख जो थे जैसे जैसे मजबूत होते गए वैसे वैसे सिख जो है अपनी अपनी टोली अलग बनाते चले गए और वो मिसलों में विभाजित हो गए। ऐसे कुल 12 मिसल तैयार हुए। कितने, कुल ऐसे 12 मिसल तैयार हुए। ध्यान देना, ऐसे कुल 12 यानी सिखों के मिसल तैयार हुए। कितनी उनकी संख्या थी, कितने मिसल थे, 12 मिसल थे। सिखों के 12 मिसल थे। ध्यान रखना, इन सिखों के 12 मिसलों को मैं आपको दिखा देता हूं। मान लो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि किस मिसल का कौन सा सदस्य है, ठीक है ना। तो आइए इसको नोट कर लेंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाता जा रहा हूं, आप लोग इसको नोट कर लें। देखिए, सबसे पहले एक तरफ लिखेंगे मिसल और दूसरी तरफ लिखेंगे संस्थापक। सबसे पहले नंबर 1 सुकर चकिया मिसल। इसके संस्थापक थे बुद्ध सिंह। नंबर दो है आपका अहलूवालिया। इसके संस्थापक थे जस्सा सिंह। इसी तरह से नंबर 3 है सिंहपुरिया। इसके संस्थापक है नवाब कपूर सिंह। इसी तरह से चौथे के हैं आपके भंगी मिसल। इसके हैं छज्जा सिंह। इसी तरह से पांचवा है आपका फुलकिया मिसल। इसके हैं संधू जाट चौधरी। इसी तरह से नंबर 6 पे है आपका रामगढ़िया मिसल। इसके हैं जस्सा सिंह रामगढ़िया। ये अलग है जस्सा सिंह। नंबर 7वें नंबर पे है कन्हैया मिसल। इसके हैं
कन्हैया मिसल के जो है इनके हैं जय सिंह। कौन है? जय सिंह। फिर 8वें नंबर पे कौन है? 8वें नंबर पे है आपके शहीदी मिसल। शहीदी शहीदी मिसल इसके हैं बाबा सिंह। इसके कौन है? बाबा सिंह है। बाबा दीप सिंह। बाबा दीप सिंह। आ गया? नेट 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 की प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने आपको यहाँ 8 तक की बता दिया है। अब आगे आइए, हम आप लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। रिकॉर्डिंग हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8 के बाद 9 नंबर पे इसके बाद आएगा 8 9 नंबर पे आएगा नकी मिसल। नंबर 9 नकी मिसल। और इसके हैं आपके नकी मिसल के संस्थापक हैं आपके हीरा सिंह। हीरा सिंह। 10 नंबर पे कौन है? 10 नंबर पे हैं आपके बुलेवालिया मिसल। बुलेवालिया मिसल। इसके जो संस्थापक हैं उनका नाम है गुलाब सिंह। गुलाब सिंह। इसी तरह से 11 नंबर पे जो है उनका नाम है निशान वालिया। निशान वालिया। निशान वालिया के जो संस्थापक हैं उनका नाम है सरदार संगत सिंह। सरदार संगत सिंह। और 12 नंबर पे हैं आपके करोड़ खिंदिया। करोड़ खिंधिया। क्या नाम है? खिंधिया मिसल। और इसके जो संस्थापक हैं उनका नाम है बघेल सिंह। बघेल सिंह। ये जो मैंने आपको बताए हैं, इसलिए मैंने बताया कि अगर इन द वे बाय द वे, ध्यान देना, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इसका संस्थापक कौन है, अहलूवालिया कौन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भंगी मिसल का कौन है, तो इस तरह से कभी कभी पूछ लेते हैं, कभी पूछते हैं, जरूरी नहीं कि पूछते हमेशा। इसलिए मैंने लिखा दिया, वरना कोई इसका अहमियत नहीं है। लेकिन नाम बीच बीच में आएंगे तो आपको क्लियर रहेगा, हाँ अच्छा भंगी मिसल भी इसमें है, अहलूवालिया भी है, निशान वालिया भी है। तो ये आपके मिसल हैं जो मैंने आपको 12 मिसल बताए हैं। अब आपको यहां से आगे समझना है, इनमें सबसे जो प्रमुख मिसल है उस मिसल का नाम है सुकर चकिया मिसल। यही हम पढ़ाएंगे आपको। इसी से क्वेश्चन आते हैं जिसमें रणजीत सिंह मुख्य भूमिका निभाता है। क्लियर हो रहा होगा आप लोग को? ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। रण सुकर चकिया मिसल। सुकर चकिया मिसल। संस्थापक इसके हैं, मैंने अभी बताया था संस्थापक इसके इसके संस्थापक हैं बुद्ध सिंह। और थोड़ा से आज भागने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि आज मुझे इसे पूरा करना है। ठीक है ना? तो इसीलिए सभी लोग उपस्थित रहिएगा। इसमें कौन कौन है? स्नेहा है, महेश है, अदिति है, अमित है। धीरज चले गए लग रहा। चलिए, तो आज आगे हम लोग बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आज का।
क्वेश्चन जो अब उठते हैं पंजाब के, यहीं से उठते हैं। पंजाब में अगर क्वेश्चन आते हैं कहीं से, तो इसके जो अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं, यहीं से क्वेश्चन आते हैं, हमेशा ध्यान रखना। या भी पूछेंगे तो सीधे पूछेंगे कि किस गुरुओं से पूछेंगे, यहां से क्वेश्चन ज्यादा उठते हैं, तो बहुत अच्छी तरह ध्यान रखिएगा। सुकर, चकिया, मिसल। लेकिन इससे पहले हम लोग थोड़ा भारत की नदियां जान लेते हैं। ये आपकी जो है सिंधु नदी है। ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। ये आपकी सतलज नदी है। ठीक है, ये सिंधु नदी है, ये सतलज नदी है। क्लियर हो रहा है? फिर ये आपकी रावी नदी है। यहां से जो ये बढ़ जाती है, ये वाली नदी यहां से, ये कहलाती है आपकी रावी के बाद झेलम नदी, ये कहलाएगी झेलम नदी। फिर इससे एक नदी निकल जाती है, वो कहलाएगी आपकी चेनाब नदी, ये कहलाएगी आपकी चेनाब नदी। अब फिर एक ये ऐसे निकल गई, इसे कहलाएंगे व्यास नदी। ये भारत की जो नदियां हैं, जो सिंध क्षेत्र का, ये नदियां, ये अली नदियां, ये सतलज है, ये आपकी रावी है, ये आपकी पहले यहां सिंधु, सिंधु आगे बढ़ गई तो झेलम हो गई, फिर इसी से कट करके ये निकल गई आपकी चेनाब नदी, और फिर इसी से कट करके निकल गई व्यास नदी। यानी ये सिंधु की सब ये सहायक नदियां हैं। ध्यान रखिएगा, ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। ध्यान रखिएगा, ये सिंधु की सहायक नदी है। तो इस ये रावी और सतलज के बीच का हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये भंगी मिसल का है। भंगी मिसल। और रावी से चेनाब, जो छोटा सा ये जगह है, रावी से झेलम, ये नदी का जो हिस्सा है वो कहलाता है आपका कौन सा? ये कहलाएगा आपका सुकर चकिया। सुकर चकिया। बाकी इस बीच में और भी है, जैसे अहलूवालिया, बाकी और छोटे छोटे हिस्सों में बटे हुए हैं। तो हमें मेन बताना क्या है? सुकर चकिया, ये वाला। ठीक है, तो यहां पर जो आपका चेनाब, झेलम, ये आपका यहां पर कश्मीर है। ये आपका यहां पर ये ऐसे नदी आ गई है। ये आपका व्यास नदी के पास है, ये आपका कांगड़ा है, ये आपका पेशावर है। और नीचे जब हम आएंगे सतलज नदी के नीचे, तो ये आपका लुधियाना है, लुधियाना। इसके बाद ये आपका अंबाला, ये पटियाला। ठीक है, ये सब आप एक बार बना लें तो आपको समझने में आसानी होगी। मैंने क्या कहा है? लुधियाना, ये आपका अंबाला, ये आपका पटियाला, ये आपका कश्मीर, ये आपका पेशावर, ये आपका कांगड़ा। ठीक है, और ये आपका है यहां पे मुल्तान। मुल्तान कहां पर है? रावी नदी के पास। ये है आपका ये मुल्तान। ठीक है, और यहां पर होना चाहिए लाहौर। लाहौर कहां हो जाएगा? ये आपका है लाहौर। ये है आपका लाहौर। इसको फिगर बना लेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। एक बार फिर से क्लियर कर लें। ये आप सिंधु नदी से ये निकल करके सब नदियां गई हैं, जिनको मैंने बताया है कि ये आपकी सतलज नदी, और ये आपकी रावी नदी, ये आपकी झेलम नदी, ये आपकी चेनाब नदी, और ये आपकी व्यास नदी। तो ये नदियों में आसपास जो ये लोग हैं, अच्छी तरह से समझ लें, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसको बात ध्यान रखिएगा कौन कौन इसमें है। तो ये है आपके फलानु। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम आपको बताते हैं सुकर चकिया मिसल के बारे में। अब मैं आपको बताता हूं सुकर चकिया मिसल के बारे में। सुकर चकिया मिसल, मैंने अभी आपको बताया कि रावी से लेकर के झेलम के बीच में जो हिस्सा बसा था,
एक छोटा सा एरिया था सुकर चकिया मिसल। इस मिसल का संस्थापक बुद्ध सिंह था। बुद्ध सिंह के बाद आया यहाँ का जो सरदार बना, उसका नाम था चरक सिंह बना। चरक सिंह के बाद महासिंह। महासिंह महासिंह के घर में 2 नवंबर 1780 में एक बालक का जन्म हुआ, जिसे जिसे आगे चल करके महाराजा रणजीत सिंह के नाम से जाना गया। समझ रहे हैं आप लोग? मैंने कहा 2 नवंबर 1780 में बालक ने जन्म लिया, और ये जो बालक था जिसे कालांतर में महाराजा रणजीत सिंह के नाम से जाना गया। जब 12 वर्ष की आयु का हुआ था तब इसके पिता का देहांत हो गया। अल्पवयस्क था, गद्दी पर बैठा दिया गया, लेकिन इसके माता, इसकी सास, इसके दीवान उसके संरक्षक बन गए। और 1797 में, यानी कितने साल का था, लगभग 16-17 साल की आयु में उसने पूरी बागडोर संभाल ली थी। जब ये बागडोर पूरी तरह से इस मिसल की संभाला तो उसके पास एक बहुत छोटा सा क्षेत्र था, बहुत छोटा सा क्षेत्र था। उसकी दिली इच्छा थी कि हम पूरे पंजाब पर अपना कब्जा कर लें, लेकिन पंजाब पर कब्जा नहीं कर सकते थे। कारण यह था कि अहमद शाह अब्दाली का पूरे पंजाब पर एकाधिकार था। अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान में बैठ करके पूरी शासन, यानी भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में पूरा शासन उसी के अधिकार में था। अहमद शाह अब्दाली की जब डेथ हो गई, अहमद शाह अब्दाली जो ईरान का था, नादिर शाह का सेनापति था, जब अहमद शाह अब्दाली की मृत्यु हो गई तो उसका पुत्र गद्दी पर आए, जिसका नाम था जमान शाह। इसका क्या नाम था? अहमद शाह अब्दाली का पुत्र, अहमद शाह अब्दाली के पुत्र का नाम था जमान शाह। ठीक, क्लियर हो रहा आप लोग को? बिता देते हैं। अहमद शाह अब्दाली के जो पुत्र का नाम था उसका नाम था जमान शाह, याद रखेगा। अब जमान शाह जब गद्दी पर आया तो वो भी अपना पंजाब पर वर्चस्व दिखाना चाहता था। इसने 1798 में पंजाब पर पुनः आक्रमण किया और लूटपाट करके वापस जा रहा था। जब ये वापस जा रहा था तो जमान शाह की 12 तोपें, वापस जाते समय जमान शाह की 12 तोपें जो थी वो कहां गिर गई? जमान शाह की जो 12 तोपें थी वो चिनाब नदी में गिर गई। कहां गिर गई? चिनाब नदी में गिर गई। इन तोपों को रणजीत सिंह ने निकलवाकर वापस भिजवा दिया। फिर समझिएगा मैंने क्या कहा है। 12 तोपें जब चिनाब नदी में उसकी गिर गई, कौन सी नदी? चिनाब नदी में जब उसकी गिर गई तो रणजीत सिंह ने उन 12 तोपों को निकलवा करके वो वापस उसने भिजवा दी। जब इन तोपों को उसने भिजवा दिया, 12 तोपों को भिजवा दिया रणजीत सिंह ने, तो क्या हुआ कि रणजीत सिंह की जो 12 तोपें गिर गई थी उनकी में जमान शाह बहुत प्रसन्न हुआ, और जमान शाह इतना प्रसन्न हुआ कि उसने रणजीत सिंह को राजा की उपाधि प्रदान की। क्या प्रदान किया? उसने रणजीत सिंह को, जमान शाह ने कौन सी उपाधि? जमान शाह ने रणजीत सिंह को राजा की उपाधि प्रदान की। यानी राजा की उपाधि किसने दी थी? तो याद कर लीजिएगा, जमान शाह ने दी थी। जमान शाह ने राजा की उपाधि प्रदान की।
और जैसे ही राजा की उपाधि इसको मिली, ये तुरंत कहा कि हमको और भी चाहिए। कहीं क्या चाहिए, कहें कि हमको जो है पंजाब पे कुछ हिस्से पे अधिकार चाहिए, कहीं कर सकते हो। यानी जमान शाह की तरफ से अनुमति मिल गई थी। तब मौका निकालते ही रणजीत सिंह ने तुरंत 1799 में उसने लाहौर को उसने क्या कर लिया, विजिट कर लिया। लाहौर को विजिट कर लिया उसने, लाहौर को विजिट किया। किससे जीता, मैंने अभी बताया कि वो रावी नदी पर था, रावी सतलज के बीच में था, और रावी सतलज में किसका अधिकार था, भंगी मिशल का अधिकार था। इसलिए रणजीत सिंह ने लाहौर किससे जीता, भंगी मिशल से जीत लिया। किससे जीता, भंगी मिशल से छीन लिया, और उसने लाहौर को जीता। इसी तरह से उसने 1805 में उसने अमृतसर, किसने, रणजीत सिंह ने अमृतसर को भी विजिट कर लिया। यानी एक तरफ अमृतसर को विजिट की, एक तरफ लाहौर को विजिट किया, एक तरफ अमृतसर को विजिट किया। और इसने लाहौर को, रणजीत सिंह ने लाहौर को राजनीतिक राजनीतिक राजधानी बनाया। कैसी राजधानी बनाया इसको, लाहौर को उसने राजनीतिक राजधानी बनाया, और अमृतसर को उसने इसको धार्मिक राजधानी बनाया। याद कर लीजिएगा, धार्मिक राजधानी कौन सी, क्या हुआ, मैं फिर सुनिए, मैंने कहा लाहौर को उसने राजनीतिक राजधानी बनाया। किससे जीता था, भंगी मिशल से जीता था। और अमृतसर को उसने धार्मिक राजधानी बनाया। तो इस तरह से रणजीत सिंह की दो राजधानियां थी, एक राजनीतिक राजधानी, दूसरी धार्मिक राजधानी। क्लियर हुआ, ठीक है। तो इस तरह से दो राजधानियां इसकी बन चुकी थी, और इसकी सत्ता धीरे धीरे बढ़ रही थी। यानी उसका जो अधिकार था वो यहां से, यानी कहां से, सतलज से लेकर के ये रावी, रावी से झेलम, यानी ये रावी था, और रावी ये झेलम, झेलम। तो झेलम और रावी तक तो पहले ही था, उसने फिर यहां से यहां भी जीत लिया, यानी उसका अधिकार यहां से यहां तक हो गया। उसका अधिकार कहां से हो गया, झेलम से लेकर के सतलज तक हो गया। और सतलज के नीचे क्या थे, पटियाला, अंबाला, अंबाला, लुधियाना, ये सब थे ना। तो इन सब को उसने जीतने की दिली इच्छा हुई कि सतलज को पार करके जाएं और हम उसको भी जीत लें। इसलिए इसलिए रणजीत सिंह ने इसलिए रणजीत सिंह ने 1806, 1807, 1808 लगातार 6 में, 7 में, 8 में इसने क्या किया, रणजीत सिंह ने सतलज को पार कर पार कर पार कर जो क्षेत्र थे उनसे उनसे धन लेकर छोड़ दिया। क्या किया, जो क्षेत्र थे कौन कौन से, जैसे पटियाला, अंबाला, लुधियाना, ये इन क्षेत्रों से क्या किया, उसने धन लेकर के उनको वापस छोड़ दिया। कहा कि तुम लोग अपना शासन करो। बार बार आता था, पहले 6 में आया तो दे दिया, 7 में आया दे दिया, 8 में आया दे दिया। तो ये सब परेशान हो गए कि जो आदमी बार बार आकर के आता है उनको लूट के ले चला जाता है। तो ये सब जो है, उसी के नीचे सबसे नीचे था दिल्ली। लुधियाना से नीचे चले जाओगे, लुधियाना से नीचे और चले जाओगे तो वहां है दिल्ली। ये लोग दिल्ली में कौन सी सत्ता, दिल्ली में अंग्रेजों की सत्ता थी। ये सभी भाग करके अंग्रेजों के पास चले गए। कौन, जैसे लुधियाना, पटियाला, अंबाला, ये सब लोग।
ये सभी लोग चले गए और कहा जाकर के कि महाराजा रणजीत सिंह सतलज नदी को पार करके आता है और लूट पाट के चला जाता है। तो अच्छा, अंग्रेजों ने कहा अच्छा ठीक है, मैं भेजता हूं किसी को। तो अंग्रेजों ने एक व्यक्ति को भेजा 1809 में, जिसका नाम था चार्ल्स मेटकाफ। चार्ल्स मेटकाफ को भेजा। ये महाराजा रणजीत सिंह से मिला और चेतावनी दी कि अब आपको दक्षिण की तरफ, यानी अब आपको सतलज के दक्षिण में आपको नहीं जाना है। ये ना सतलज, ये सतलज का दक्षिण का हिस्सा ये है, आपको इधर नहीं आना अब, यानी लुधियाना, पटियाला, अंबाला तरफ आपको नहीं जाना है अब। इसके लिए उन्होंने एक संधि की, उस संधि को कहते हैं अमृतसर की संधि। कौन संधि कहते हैं? उस संधि को कहते हैं कौन सी? अमृतसर की संधि। याद कर लीजिएगा, उसे अमृतसर की संधि के नाम से जाना जाता है। चार्ल्स मेटकाफ, प्लस प्लस का मतलब संधि, चार्ल्स मेटकाफ और चार्ल्स मेटकाफ और दूसरा कौन था? दूसरा रणजीत सिंह। इन दोनों के बीच में 1809 में कौन संधि हुई? अमृतसर की संधि हुई। इस संधि के अनुसार, इस संधि के अनुसार, नंबर 1, इस संधि के अनुसार रणजीत सिंह सतलज नदी को, सतलज नदी को पार नहीं करेंगे। नंबर 2, लुधियाना में एक रेजिमेंट रखी जाएगी। यानी सतलज नदी को पार नहीं करेंगे रणजीत सिंह, और इसके लिए एक लुधियाना में एक अंग्रेज रेजिमेंट रखी जाएगी। उसकी देखरेख कौन करेगा? उसकी देखरेख ये जितने लुधियाना, अंबाला, पटियाला वाला मिल करके उसका हर्जा खर्चा पूरा करेंगे। तो इस तरह से रणजीत सिंह ने सतलज नदी का ख्वाब, नीचे जाना का उनका टूट गया था। लेकिन ऊपर को उनको इजाजत मिली, ऊपर आपको जो कुछ करना करिए आप। तो इनको ऊपर की जब इजाजत मिली तो इन्होंने कुछ क्षेत्रों को और जीता। जैसे इन्होंने जीता 1813 में कांगड़ा। अभी मैंने आपको बताया था व्यास संधि के ऊपर, आप देख लीजिएगा फिगर में। 1818 में मुल्तान, 1819 में पेशावर, और 1819 में पेशावर और 1834 में कश्मीर। ये हिस्से रणजीत सिंह ने, इसने रणजीत सिंह ने विजित कर लिया था, विजित कर लिया था। ये हिस्से रणजीत सिंह ने विजित कर लिया था। आपको क्लियर हो ना आप लोग को? रणजीत सिंह ने इन हिस्सों को उसने क्या कर लिया था? विजित कर लिया था। जब इन हिस्सों को विजित कर लिया तो इससे शक्ति और बढ़ गई। लेकिन अंग्रेजों के दबाव में ये था, अंग्रेजों के दबाव में ये रहता था। 1831 में, 1831 में पंजाब के रोपड़, कौन सा स्थान? पंजाब के रोपड़ नामक स्थान पर, पंजाब के रोपड़ नामक स्थान पर रणजीत सिंह किससे मिला? लॉर्ड
विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक से मिला। ध्यान देना, किससे मिला? लॉर्ड विलियम बेंटिक से मिला। और लॉर्ड विलियम बेंटिक्स ने कहा, रणजीत सिंह ने लॉर्ड विलियम बेंटिक से कहा, आओ सिंध को आधा आधा बांट लें। क्या कहा इसने? रणजीत सिंह ने क्या कहा था? आओ आओ सिंध को आधा आधा बांट लें। ये किसने कहा था? ये रणजीत सिंह ने कहा। क्वेश्चन आया एक बार, रणजीत सिंह ने किस अंग्रेज से कहा था कि आओ सिंध को आधा आधा बांट लें? तो किससे कहा था? लॉर्ड विलियम बेंटिक से कहा था। लॉर्ड विलियम बेंटिक से पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अगर सिंध को आधा दे देते रणजीत सिंह तो रणजीत सिंह शक्तिशाली हो जाता, और अंग्रेज कभी नहीं चाहते थे कि रणजीत सिंह शक्तिशाली बने। क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। फिर इसी तरीके से एक इतिहासकार था इनके सिन्हा, एन के सिन्हा के अनुसार रणजीत सिंह की नीति थी झुको 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 और झुको। मतलब रणजीत सिंह कहते चलो यार ठीक है, तो उनकी नीति तो दबते जाते थे और दबते जाते थे। इसका मतलब क्या? झुको झुको और झुको। ये किसने कहा है? इनके सिन्हा ने कहा रणजीत सिंह की नीति ऐसी थी कि झुको झुको और झुको। इस तरह से रणजीत सिंह अंग्रेजों के दबाव में शासन करते थे। फिर भी रणजीत सिंह की तुलना, ध्यान देना, फिर भी रणजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी पर्यटक, याद कर लीजिएगा, फ्रांसीसी पर्यटक विक्टर जाकमा, फ्रांसीसी पर्यटक विक्टर जाकमा के अनुसार रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की गई है। याद कर लीजिएगा, किससे की गई है? नेपोलियन बोनापार्ट से इसकी तुलना की गई है। तो इस तरह से फ्रांस, किसने कहा था? फ्रांसीसी पर्यटक विक्टर जाकमा। किसने कहा था? विक्टर जाकमा ने कहा था रणजीत सिंह की तुलना किससे की जाती है? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन था ना, बस बोनापार्ट मतलब छोटा, बोनापार्ट मतलब छोटा। रणजीत सिंह छोटा नेपोलियन था, इसका मतलब ये था। तो इस तरह से रणजीत सिंह लगातार जो है वो अंग्रेजों के दबाव में शासन करता था, लेकिन बाकियों से वो शक्तिशाली था। जैसे इधर जमान शाह की मृत्यु हो चुकी थी, आइए देखते हैं। इधर अफगानिस्तान में जमान शाह की मृत्यु हो चुकी थी। जमान शाह के दो पुत्र थे। जमान शाह के दो पुत्र थे, एक का नाम था शाह मोहम्मद, दूसरे का नाम था शाह शुजा। ये बड़ा था, ये छोटा था। लेकिन गद्दी किसको दी गई थी? गद्दी इसको दी गई थी, शाह शुजा को। जब शाह शुजा को गद्दी दी गई तो शाह मोहम्मद ने विरोध किया और ये चला गया कबायलियों के पास। कबायली जो सिंध और अफगानिस्तान पाकिस्तान में जो कबायली होते हैं, जनजाति होती कबायली, उन कबायलियों के पास चला गया और कबायलियों के मदद से उसने अफगानिस्तान का हिस्से पर उसने कब्जा कर लिया। शाह शुजा वहां पराजित हुआ, वहां से भागा। लेकिन निकलते निकलते जो अफगानिस्तान में कोहिनूर हीरा था, मैं पढ़ाया हूं कोहिनूर हीरे के बारे में, ये कोहिनूर हीरा लेकर भारत आया।
कहां आया? ये भारत आया। भारत आया, उसने रणजीत सिंह को उसने हीरा भेंट किया और कहा कि हमको गद्दी दिला दीजिए, लेकिन रणजीत सिंह ने कुछ शर्तें रख दी थी कि अगर आप दोबारा अफगानिस्तान जाओगे तो वहां पर गोहत्या बंद कर दोगे, और भी कुछ चीजें मांगी थी, लेकिन ये देने में असमर्थ रहता था। रणजीत सिंह ने ध्यान नहीं दिया, तो ये चला गया अंग्रेजों के पास, लेकिन हीरा तो मिल गया किसको? रणजीत सिंह को। ये चला गया साथियों अंग्रेजों के पास। अंग्रेज जब फायदा होता तब काम करते हैं, अंग्रेजों ने कोई भी उसकी मदद नहीं की, और इस तरह से वापस फिर रणजीत सिंह पास आया। रणजीत सिंह ने इसको मदद कब की? 1835 में फिर से इसको गद्दी दिला दी। तो ये था कहानी कोहिनूर हीरा। अगर आपको कोहिनूर हीरा के बारे में पढ़ना है, जानना है, तो आप पीछे आप यूट्यूब पे जाकर के आप मेरे उस वीडियो को कोहिनूर हीरे के बारे में जान सकते, देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1839 में 1839 में लकवा के कारण रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। ध्यान दीजिए क्या हुआ? रणजीत सिंह की लकवा, लकवा मतलब पैरालिसिस के कारण, पैरालिसिस के कारण उसकी जो है मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसके स्थान पर उसका पुत्र गद्दी पर बैठा, जिसका नाम था खड़क सिंह। इसका पहला पुत्र गद्दी बैठा, इसका नाम था खड़क सिंह, पुत्र खड़क सिंह। खड़क सिंह गद्दी पर बैठा, खड़क सिंह गद्दी पर बैठा, और इसे अफीम खाने की इसे आदत थी, जिससे अफीम अधिक मात्रा में खाने के कारण इसकी हो गई मृत्यु। यानी अफीम से इसकी हो गई मृत्यु। जब अफीम से इसकी मृत्यु हो गई तो खड़क सिंह के पुत्र, जिसका नाम था नौनिहाल सिंह, ठीक है, क्या नाम था? नौनिहाल सिंह। किसका पुत्र है? नौनिहाल सिंह। यानी एक तरह से ये जान लीजिए कि खड़क सिंह जो था वो अफीम खाने के कारण वो हमेशा टुन रहता था, इसलिए नौनिहाल सिंह ने ही सत्ता अपने हाथ में ले ली थी, और खड़क सिंह को एक तरह से जेल में डाल दिया था। कुछ समय बाद खड़क सिंह की अफीम खाने से मृत्यु हो गई। जब नौनिहाल सिंह खड़क सिंह को हजारीबाग के कब्रिस्तान में दफनाने जा रहा था, कौन सी कब्रिस्तान? हजारीबाग के कब्रिस्तान में दफनाने जा रहा था नौनिहाल सिंह, तो दफना के वापस आ रहा था, तो वहां की जो शाहतीर होती है, ऐसे शाहतीर, दरवाजे पे एक ऐसे शाहतीर लगी होती है, तो शाहतीर अचानक गिर जाती है उसके ऊपर, और इस तरह से उसकी हो जाती है मृत्यु, नौनिहाल सिंह की। तो नौनिहाल सिंह की जब मृत्यु हो जाती तो उसकी पत्नी, उसके पेट में गर्भ में बच्चा था, उसी के नाम से उसकी दादी जो है गद्दी पर शासन करना चाहती थी, लेकिन खड़क सिंह के भाई ने स्वयं गद्दी हथिया ली। उसका नाम था शेर सिंह। ठीक, अगला गद्दी पे जो आया, पहले था नंबर 1 खड़क सिंह, खड़क सिंह के बाद नौनिहाल सिंह, नौनिहाल सिंह के बाद शेर सिंह गद्दी बैठा, इसकी भी मृत्यु हो गई। इसके बाद नंबर 4 दिलीप सिंह, कौन बैठा? दिलीप सिंह बैठा। दिलीप सिंह अल्पवयस्क था, इसलिए इसकी सत्ता जो थी राजमाता जिंदा, क्या नाम था? राजमाता जिंदा, यानी दिलीप सिंह के समय राजमाता जिंदा के हाथों में संरक्षण था, लेकिन गद्दी पर कौन बैठा था? दिलीप सिंह। अंग्रेज चाहते थे पंजाब को अपने अधिकार में करना, इसीलिए 1845-46 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। आइए देखते हैं, 1845-46 में
1845-46 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। एक तरफ थे दिलीप सिंह, एक तरफ सिखों का नेतृत्व दिलीप सिंह, और दूसरे जो थे यानी दिलीप सिंह शासक था, दूसरी तरफ था लॉर्ड हार्डिंग। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ। दिलीप सिंह की सेना, इनकी सेना पराजित हुई। ठीक, जब पराजित हुई तो कंपनी ने सिखों के साथ एक संधि की। उस संधि को लाहौर संधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, उस संधि को लाहौर संधि के 9 मार्च 1846, कौन सी? 9 मार्च 1846 में लाहौर की संधि हुई। क्या हुआ इसमें? संधि में क्या कहा गया? पहली बात तो संधि में कहा गया कि सिख सिख 1/2 यानी 1.5 करोड़ रुपया अंग्रेजों को देंगे। हर्जाने के तौर पर सिख 1.5 करोड़ रुपया अंग्रेजों को देंगे। ठीक, नंबर 2, तत्काल 50 लाख रुपया, क्या है? तत्काल 50 लाख रुपया दे दिया गया। और 1 करोड़ के बदले कश्मीर और हरियाणा, कौन सा है? कश्मीर और हरियाणा का प्रांत कंपनी को दिया गया। ठीक, इसके अलावा एक रेजिमेंट भी रखेंगे लोग। इसके अलावा हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व में एक रेजिमेंट पंजाब में रहेगी। ये बातें रखी। क्या रखा? सिख हरजाने के तौर पे, हरजाना जो भाई लड़ाई लड़ रहे हो तो हरजाना, क्योंकि हार गए थे सिख 1.5 करोड़ रुपया अंग्रेजों को देंगे तत्काल। उन्होंने 50 लाख रुपया अंग्रेजों को दे दिया। और 1 करोड़ के बदले कश्मीर हरियाणा, कौन सा प्रांत? कश्मीर और हरियाणा का प्रांत कंपनी को दे दिया। ठीक है, हेनरी लॉरेंस ने नेतृत्व में एक रेजिमेंट पंजाब में रखी जाएगी, ये तय हुआ। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या काम किया? अंग्रेजों ने एक मिसल था, 1 करोड़ में, अंग्रेजों ने 1 करोड़ में कश्मीर का प्रांत गुलाब सिंह को बेच दिया। ध्यान देना, 1 करोड़ में कश्मीर का प्रांत गुलाब सिंह को बेच दिया। अब देखिए कंपनी बहुत चालाक थी। 2 प्रांत लिए 1 करोड़ के बदले, जिसमें से एक पंजाब खाली हरियाणा को छोड़ करके कश्मीर को 1 करोड़ में किसको बेच दिया? गुलाब सिंह को बेच दिया। आप देख लीजिए गुलाब सिंह किसका संस्थापक था। तो इस प्रकार से कंपनी केवल अपने लाभ के लिए बात करती थी। आइए हम लोग दूसरे युद्ध की बात करते हैं। दूसरा युद्ध हुआ था 1848-49 में। ठीक है, लास्ट है, बस ये आखिरी है। 1848-49 में द्वितीय आंग्ल सिख
युद्ध हुआ। किस किस में? ये दिलीप सिंह शासक था, दिलीप सिंह सिखों की तरफ से था, और अंग्रेजों की तरफ से जो युद्ध लड़ रहा था उसका नाम था लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। ठीक। युद्ध हुआ। दिलीप सिंह दिलीप सिंह पराजित हुआ। ठीक है, पराजित हुआ। इसे इसे इंग्लैंड पढ़ाई के लिए भेज दिया गया। ठीक है। कालांतर में पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में दिलीप सिंह की मृत्यु हो गई। और यहां लिख देते हैं पंजाब युद्ध से, पंजाब को युद्ध के द्वारा 1849 में कंपनी साम्राज्य में मिला लिया गया। ये आज आपका हो गया। मैंने क्या बताया आपको, फिर ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या कहा, 1848-49 में द्वितीय आंशिक युद्ध हुआ। दिलीप सिंह लॉर्ड डलहौजी के बीच में हुआ। दिलीप सिंह की सेना पराजित हुई। इसे इंग्लैंड में, दिलीप सिंह छोटा था इसलिए इसको इंग्लैंड में पढ़ाई के लिए भेज दिया गया, लेकिन बाद में फ्रांस चला गया और कालांतर में पेरिस में, यानी फ्रांस के पेरिस नामक स्थान पर इसकी हो गई मृत्यु। और इधर पंजाब जो है युद्ध के माध्यम से कंपनी साम्राज्य में 1800 मार्च 1849 में विलय कर लिया गया। तो इस तरह से पंजाब जो है वो कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको विजिट कर लिया। कब विजिट किया? तो आप कहोगे 1849। किसके द्वारा? कहेंगे युद्ध के द्वारा। ठीक है। तो इस तरह से 3 दिन में आपका ये कंप्लीट हो गया है। अब अगला जो आएगा वो हम आपको पढ़ाएंगे मैसूर। ठीक है। तो फिलहाल कल क्लास रहेगी और ये मैंने आपको आज कंप्लीट कर दिया है। अब किसी कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ सकता है। और एक बात और कहूंगा कि भाई आप और आज और कल से तक की आप लोग क्या कहते हैं, फीस सबमिट कर दें। और दूसरी चीज ये कहूंगा कि जो चैप्टर वाइज होते हैं तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन मैं आपके व्हाट्सएप पे सेंड करूंगा, उसका आंसर आप लोग देते रहेंगे चैप्टर वाइज, क्योंकि ऐसे कराने में टाइम वेस्ट हो रहा है। चैप्टर वाइज दे देंगे, मैं लिख के दे दूंगा, डाल दूंगा, उसी को आप लोग सॉल्व करके मुझे दे देंगे, मैं व्हाट्सएप पे ही आपको आंसर क्लियर कर दूंगा। चलिए ठीक है। और किसी कुछ पूछना है? जय हिंद, जल्दी बताएं। बंगाल वाला मैंने धीरज को भेज दिया है। अदिति, धीरज को मैंने भेज दिया है। धीरज से कह दूंगा आपको दे दे। मैं एक काम करिए, मैं ग्रुप में डाल दूंगा। अच्छा। हाँ। और किसी कुछ पूछना है? चलिए हम लोग बाकी मिलते हैं कल। अमित, धीरज, कल मिलते हैं। ठीक है। जय हिंद।